गुड इवनिंग दोस्तों, स्किल हब में आपका स्वागत है। तो आज हम पुनः बिहार एक परिचय में बिहार के इतिहास का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। कल हमने प्रथम पार्ट को देखा था बिहार के इतिहास में। इसमें हमने कई तरह के मौर्य काल को देख लिया था। मौर्य काल के पहले मगध को देखा था। मगध में कितने तरह के वंश आए। हर्यक वंश हुआ, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश हुआ, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आए, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आए, मौर्य वंश के बाद जैसा कि आपने बताया था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आज हम शुंग वंश से ही देखेंगे। शुंग वंश के बाद के वीडियो को हम देख रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि शुंग वंश में जब 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की जब हत्या हो जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, उनके ही अमात्य थे, उनके ही सेनापति के द्वारा जब हत्या हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। तो बिहार का एक परिचय, बिहार के इतिहास का भाग दूसरा है जिसमें हम देखते हैं ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश को देखते हैं। बिहार के इतिहास में ब्राह्मण वंश 185 ईसा से 60 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण वंश का शासन रहा। ब्राह्मण वंश में 3 प्रकार के वंश आए, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। दोस्तों ब्राह्मण वंश में 3 वंश आए, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 से 175 ईसा पूर्व तक रहा। दूसरा कर्ण वंश 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहा। तीसरा ब्राह्मण वंश में है सातवाहन वंश जो 60 ईस्वी में आया था। तो सर्वप्रथम हम ब्राह्मण वंश में शुंग वंश को देखते हैं। जैसा कि साथियों शुंग वंश के बारे में आपको पता है कि शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश के संस्थापक जो होंगे पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और इसका सबसे प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है इतिहासकारों के द्वारा या कई तरह के बुक में जो देखने को मिलता है, इसमें बताया गया है कि मौर्य वंश बौद्ध धर्म को बहुत अधिक बढ़ावा दे रहे थे, जिससे कि ब्राह्मण वंश के शुंग वंश की स्थापना जो किए पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश से आते थे, ब्राह्मण जाति से आते थे। उनको इस बात की कमी खलती थी। उनको इस बात का बड़ा दुख था कि बौद्ध धर्म का बढ़ावा जितने भी राजवंश हुए मौर्य वंश में सबों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जिसके चलते इस बात से ही क्षुब्ध होकर पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी, जैसा कि बताया जा रहा है 185 ईस्वी में। इसके बाद ब्राह्मण वंश में शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश का उदय हुआ। चलिए हम शुंग वंश को देखते हैं। शुंग वंश का काल 185 से 75 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए। राजधानी विदिशा को बनाया। एक बार हम पुनः रिकॉल करते हैं। शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। जैसा कि मालूम था कि मगध राजवंश के राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, परंतु पाटलिपुत्र से पुष्यमित्र शुंग ने मगध की राजधानी विदिशा को हस्तांतरित किया है। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। पंतजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। शुंग वंश के अगला शासक अग्निमित्र हुए। अग्निमित्र शुंग वंश से ही संबंधित हैं। अग्निमित्र कहा जाता है कि शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र। इससे कोई विशेष क्वेश्चन या प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बात आपको मैं ध्यान दिला दूं कि मलविका अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन मलविका अग्निमित्रम में है। मलविका अग्निमित्रम एक काव्य रचना है जिसमें मलविका और अग्निमित्र, मलविका एक राजकुमारी थी, उनका और अग्निमित्र के जो प्रेम विवाह हुआ था, इनका वर्णन मलविका अग्निमित्रम है। दोस्तों ये इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अंतिम शासक देवभूति हुआ। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए जो 85 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। ब्राह्मण वंश में हमने शुंग वंश को देखा। ब्राह्मण वंश के बाद दूसरा शासक शुंग वंश के बाद
कण्व वंश है। कण्व वंश का शासनकाल 75 ईसा से 30 ईसा पूर्व तक हुआ है। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हुए। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हुए और अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। इससे कोई विशेष कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, परंतु एक क्रमबद्ध आपको याद रखने के लिए कभी कभी परीक्षा या एग्जाम में ब्राह्मण वंश के कर्म को सजाने के लिए कहा जाता है। इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण वंश में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हुए, अंतिम शासक सुशर्मा हुआ जो 40 से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश जो 60 ईस्वी में आया। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हुए। राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है उनको बनाया। सातवाहन वंश ये दक्षिण का क्षेत्र है दोस्तों। दक्षिण के क्षेत्र को में सातवाहन वंश, इसमें जैसे महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, यानी कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र, जो मुख्य रूप से कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र सातवाहन वंश का शासन आता है। तो चलिए हम सातवाहन वंश को एक बार फिर देखते हैं। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व में आया। इसके संस्थापक सिमुक हुए। राजधानी प्रतिष्ठान हुई। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है और ये दक्षिण का क्षेत्र है जिसको कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रमुख शासक हुए गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी तरह के कोई भी कार्य के लिए या और भी जो भी तरह के काम होते थे, कार्य होते थे, उनके लिए उनको कर चुकाया जाता था या तो उनको दान दिया जाता था। ये याद करने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने ही चलाई। तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। जैसा कि मालूम है कि ये ब्राह्मण वंश से ही आते हैं, इसीलिए उन्होंने सातवाहन सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा इन्होंने ही चलाई। समानती व्यवस्था की शुरुआत सातवाहन के काल में ही माना जाता है। इसलिए समानती व्यवस्था का अर्थ होता है राजा का बेटा राजा, यानी जिस तरह से अभी आप परिवारवाद कह सकते हैं। समानती व्यवस्था की शुरुआत सातवाहनों के काल में ही माना जाता है। इसका अर्थ होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। सातवाहनों ने शीशे, चांदी, पोटीन, कांसे के सिक्के चलवाए। सातवाहनों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के चलवाए थे। ये बहुत ही याद करने योग्य है। सातवाहनों ने सबसे अधिक सिक्के शीशे के चलवाए थे, परंतु उन्होंने चांदी, पोटीन, कांसे के भी सिक्के चलवाए थे। इसके काल में तो प्रमुख शासक सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हुए। राजधानी प्रतिष्ठान हुई जो महाराष्ट्र में है, कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र है। प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। समानती व्यवस्था की शुरुआत सातवाहन के काल से ही माना जाता है। सातवाहनों ने शीशे, चांदी, पोटीन, कांसे के सिक्के चलवाए। सातवाहनों ने शीशे, चांदी, पोटीन, कांसे के सिक्के चलवाए। सर्वाधिक सिक्के शीशे के चलवाए थे। सातवाहन वंश में कला का भी बहुत ही औचित्य रहा। सातवाहन काल में कार्ले का चैत्य, ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। दूसरा एक अमरावती कला का भी विकास हुआ। ये दक्षिण भारत के सारे कला हैं। अमरावती कला, कार्ले का चैत्य एवं ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। जैसा कि आपको पता है कि मौर्य वंश में अशोक ने भी कई तरह के शिलालेख चलवाए जो कि कई तरह के खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इस तरह के लिपि में थे। और यहाँ पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि ब्राह्मणी लिपि में कला का विकास सातवाहन काल में ही हुआ और अमरावती कला का भी विकास हुआ। तो दोस्तों अभी हमने बिहार के इतिहास के दूसरे भाग में ब्राह्मण वंश को देखा। ब्राह्मण वंश में 3 वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को देखा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए। राजधानी उन्होंने विदिशा को बनाया। पंतजलि पुष्यमित्र दरबार में रहते थे। इनके दूसरे शासक अग्निमित्र हुए। अग्निमित्र और मलविका के प्रेम विवाह का वर्णन मलविका अग्निमित्र में है। अंतिम शासक शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए जो 85 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा।
शुंग वंश के बाद कण्व वंश का आगमन हुआ। इसके संस्थापक वासुदेव हुए। अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। इसके बाद ब्राह्मण वंश में सातवाहन वंश का आगमन हुआ, जिसके संस्थापक सिमुक थे, जिन्होंने राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, यानी महाराष्ट्र क्षेत्र अर्थात कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र को बनाया। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। समानती व्यवस्था की शुरुआत सातवाहनों के काल से ही माना जाता है। सातवाहनों ने शीशे, चांदी, पोटिन, कांसे के सिक्के चलवाए। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के शीशे के चलवाए। इसके काल में कार्ले का चैत्य, ब्राह्मणी लिपि का विकास हुआ। अमरावती कला का भी विकास देखने को मिलता है। ब्राह्मण वंश के बाद आता है चेदी वंश। इसको महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग एक स्वतंत्र प्रांत बन गया था और कलिंग के सबसे प्रमुख शासक, चेदी वंश के प्रमुख शासक खारवेल हुए थे। जैसा कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर जीन शीतलनाथ की मूर्ति को कलिंग ले आया था। इसका वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यह मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है। चेदी वंश अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया और चेदी वंश के प्रमुख शासक खारवेल शासक बना था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर जीन शीतलनाथ की मूर्ति को कलिंग ले आया था। इसका वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यह मूर्ति जैन धर्म से संबंधित था। जैसे कि पता है कि मौर्य काल में ही मौर्य काल के जितने भी राजा हुए, पराक्रमी राजा हुए, सबों ने बौद्ध जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जिस तरह से आपको पता होगा कि अशोक ने जैन धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी और इनके 298 ईसा पूर्व जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सरवनबेलगोला अंतिम समय में अपने कर्नाटक चले गए, सरवनबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने संलेखन पद्धति से अपने प्राण को त्यागा, जो जैन धर्म की महत्वपूर्ण कला है, प्रथा है। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर वहाँ के जीन शीतल यानी जैन के मूर्ति का जो कलिंग ले गए थे, मगध से कलिंग ले गए थे। इसके पूर्व नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने कलिंग से ही जीन शीतल की मूर्ति को जीतकर मगध लाए थे। इसके बाद हम देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का अर्थ होता है कि चेदी वंश के बाद यानी मौर्य काल के बाद क्या क्या हुआ है। मौर्य काल के पतन के बाद, अशोक के बाद मौर्य काल का लगभग पतन हो ही चुका था। अंततः बृहद्रथ की हत्या जब 185 ईसा पूर्व हुई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। मौर्य काल के पतन के बाद मगध में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसका लाभ उठाकर कई विदेशी मध्य एशिया से भारत आए। मध्य एशिया कहने का अर्थ है दोस्तों, थोड़ा सा हम मैप को देखेंगे। ये जो भाग है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान और ये क्षेत्र है पंजाब का। अफगानिस्तान और पंजाब जितने तरह के विदेशी हो, अंग्रेज हो, जो भी हो, वो सिर्फ इसी रास्ते से आते थे। ये रास्ता गुजरात का रास्ता होता था, यहाँ समुद्र होते थे। ये रास्ता हिमालय का भाग होता था, जो पहाड़ी भाग होता था। इसलिए अधिकतर जितने भी विदेशी हो, यूनानी हो, पुर्तगाली हो, तमाम मध्य एशिया से ही आए, यानी अफगानिस्तान के रास्ते से ही भारत आए थे। तो ध्यान देने योग्य बात है कि मौर्य काल के पतन के बाद मगध में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसका लाभ उठाकर कई विदेशी मध्य एशिया से भारत आए, यानी अफगानिस्तान के रास्ते से भारत आए। भारत आने के क्रम में विदेशियों का कर्म है। सर्वप्रथम हिंद यूनानी आए, शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। भारत आने के क्रम में विदेशियों का जो कर्म है, सर्वप्रथम उसमें हिंद यूनानी आए, जिसको ग्रीक भी बोला जाता है, बैक्टीरियाई भी बोला जाता है। हिंद यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए और कुषाण आए। सबसे पहले हिंद यूनानी बैक्टीरियाई शासक डिमेट्रियस आए।
सबसे पहले हिंद यूनानी शासक यानी बैक्टीरियाई शासक कौन थे? डेमोट्रियस अफगानिस्तान। भारत आने के क्रम में विदेशियों का जो क्रम है, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण आए। सबसे पहले यूनानी बैक्टीरियाई शासक डेमेट्रियस आए। अफगानिस्तान के रास्ते उन्होंने पंजाब व सिंध को जीत लिया 190 ईसा पूर्व में, और उन्होंने राजधानी साकल को बनाई। साकल यानी सियालकोट को बनाया। प्रमुख शासक हुए मिनांडर। प्रमुख शासक मिनांडर हुए। सबसे पहले हिंद यूनानी बैक्टीरियाई शासक डेमोट्रियस अफगान के रास्ते पंजाब व सिंध पर आए और उन्होंने पंजाब व सिंध को जीता 190 ईसा पूर्व में, और राजधानी साकल को बनाई अर्थात सियालकोट को बनाया, और प्रमुख शासक हुए मिनांडर। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। अर्थात नाट्य कला में जो हमारे नाट्य कला का मंचन होता था, इसमें सर्वप्रथम पर्दा यानी कि कह सकते हैं कि जैसे हम लोग नाट्य कला करते हैं या नाटक करते हैं या नाटक खेलते हैं, तो उसमें पर्दा गिराने और उठाने का प्रथा सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही किया। तो दोस्तों एक बार हम पुनः रिकॉल करते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद मगध में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसका लाभ उठाकर कई विदेशी मध्य एशिया से भारत आए। भारत आने के क्रम में विदेशियों का क्रम हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण हुए। सबसे पहले हिंद यूनानी अर्थात बैक्टीरियाई शासक डेमोट्रियस अफगानिस्तान के रास्ते पंजाब व सिंध को जीत लिया, जिन्होंने अपनी राजधानी साकल या अर्थात सियालकोट को बनाया। प्रमुख शासक मिनांडर हुए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। नाट्य कला में पर्दा का प्रचलन हिंद यूनानियों ने ही किया। इसके बाद हम देखते हैं शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखा होती थी, जिसमें प्रसिद्ध शाखा थी पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा इसलिए पश्चिमी शाखा हुआ करता था दोस्तों कि जितने भी तरह के शासक आए सब हमारे पश्चिम के भाग से, मध्य एशिया से ही आए। जो ये भाग हमारा कहलाता है, ये भाग यहीं से आए, जिसको उत्तर पश्चिम भाग कह सकते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखा थी, जिसमें प्रसिद्ध था पश्चिमी शाखा। प्रमुख शासक हुए रुद्रदामन। शकों के प्रमुख शासक रुद्रदामन हुए। रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जैसा कि आपको पता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था दोस्तों। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था और निर्माण सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। और दूसरी बात, रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किए थे। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको पता है, जिसमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन ने ही स्थापित करवाया था, वो भी संस्कृत भाषा में, क्योंकि जितने भी अभिलेख थे वो खरोष्टी लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में थे, और पहला ऐसा लिपि है जो संस्कृत भाषा में जारी किए थे, वो रुद्रदामन ने किया था, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पहलव वंश को पार्थियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। प्रमुख शासक गोंदोफर्निस हुए। पहलव वंश के बाद कुषाण आए। कुषाण चीन से थे और यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। ये भी मध्य एशिया से भारत आए थे। अर्थात जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा भाग हिमालय का भाग होता है,
ये हमारा भाग हिमालय का भाग होता है और ये भाग हमारा अफगानिस्तान का भाग होता है, जो मध्य एशिया, उत्तर मध्य एशिया कहलाता है। यहाँ से ही सारे विदेशी हो, शासक हो, अर्थात आपको पता है कि चीन हमारा यहाँ है, इसके बावजूद भी चीन के यूची और तोखरी कैसे आए, अर्थात कुषाण कैसे आए, मध्य एशिया से आए, अर्थात अफगानिस्तान के रास्ते आए। ये 5 कुलों में विभाजित था। सबसे प्रमुख कुषाण थे, संस्थापक कुजल कटफिसेस हुए, दूसरा शासक किम कटफिसेस हुए जो शैव धर्म के उपासक थे। कुजल इन्होंने ही शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम चलाए, परंतु कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सबसे प्रमुख शासक कनिष्क हुए। कुषाण वंश के सबसे प्रमुख शासक कनिष्क हुए। इन्होंने राजधानी पुरुषपुर जो पेशावर में है को बनाया और दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा को बनाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने की खुशी में शक संवत चलाया, जो हमारा एक राष्ट्र कैलेंडर है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। जब वो राजा बने थे पुरुषपुर के, पेशावर के, तो उन्होंने शक संवत को चलाया 78 ईस्वी में, जो हमारा आज भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिस शक संवत की शुरुआत चैत माह से होती है, अर्थात 21-22 मार्च को, और शक संवत का अंत फागुन माह से होती है, जो अभी हमारा होली का समय है। वहीं से हमारे शक संवत की अंत हो जाती है और शुरुआत एक चैत माह से होता है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में, कुंडलवन कश्मीर में। अभी तक दोस्तों हमने मौर्योत्तर काल को देखा। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश को देखा। शुंग वंश के बाद हमने कन वंश को देखा, सातवाहन वंश को देखा। सातवाहन वंश के बाद हमने चेदी वंश को देखा, और मौर्योत्तर काल में जो हमने हिंद यूनानी शासक को देखा, इसके बाद शक को देखा, उसके बाद हमने शक के बाद हमने पहलव को देखा, कुषाण को देखा, और आज इसको हमने पूरा कर लिया है। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो बिहार के इतिहास के आज का दूसरा वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। कल आगे हम और भी देखेंगे, अगले वीडियो को देखेंगे, और ये हमारा बिहार के इतिहास का दूसरा वीडियो है और कुल 6ठा वीडियो है। इसके पहले यदि इस क्लास को, इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, देख रहे हैं या देखेंगे, तो इसके पहले वाले वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपको जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से क्लास को नहीं करेंगे तब तक आपको सारी जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लें, अपने कॉपी में लिख लें, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में या प्रतियोगी परीक्षा में मदद मिले। तो धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं।